एक गरीब बुढ़िया अपने बेटे हीरा और बहू मीरा के साथ रहती थी। दोनों बेटे बहू अपनी बूढ़ी माँ की खूब सेवा करते थे और उन्हें किसी भी चीज की कमी कभी महसूस नहीं होने देते थे। लेकिन बुढ़िया गोमती उनकी इतनी सेवा पाकर भी संतुष्ट नहीं रहती थी और हर रोज ढेर सारे पकवान और अमीरों के जैसे सुख सुविधाएं चाहती थी। ये कैसी पनीर दाल बनाई है बहू? अरे वो भी केवल अरहर का, कम से कम मूंग का दाल भी बना देती। क्यों मुझे ये फीका फीका खाना देकर जल्दी मारना चाहती हो? माफ कीजिएगा माँ जी, घर में केवल इतना ही दाल था। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी बाजार से देसी घी लाकर इसमें डाल देती हूँ और आपको ये अच्छा भी लगेगा। अच्छा, जब बाजार जा ही रही हो तो आते वक्त लल्लू हलवाई से 1 किलो मिठाई लेते आना। आज मीठा खाने का मेरा बहुत मन है। ठीक है माँ जी, मैं अभी आती हूँ। गोमती हामी भरकर अपनी अलमारी से एक झुमका निकालकर बाजार की तरफ चल देती है। तभी हीरा उसे रोकते हुए बोलता है, अरे अरे कहाँ जा रही हो भाग्यवान? हाँ, जी वो माँ जी के लिए देसी घी और मिठाई लानी है ना, उसके लिए हमारे पास पैसे तो नहीं है, इसलिए मैं अपना ये झुमका बेचने जा रही हूँ। ये सुनकर हीरा बहुत निराश होता है। तभी गोमती कड़कते हुए बोलती है, क्यों रे हीरा, झुमके बहू के बिक रहे हैं, इसमें तुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? बहू है तो सास की सेवा करेगी ही ना। हमारे जमाने में तो हम दिन रात जाग जाग कर चक्की पीसते थे। आजकल की लड़कियां क्या जाने सेवा किसे कहते हैं। जा बहू जा, अपने झुमके बेच और मेरे लिए मिठाई लेकर आ जा। गोमती की हर इच्छा पूरी करने में हीरा और मीरा की सारी संपत्ति बिक चुकी थी, लेकिन वो फिर भी कहीं न कहीं से जुगाड़ करके बूढ़ी गोमती की हर इच्छा पूरी करते। तभी एक दिन उनकी आखिरी संपत्ति हीरा के खेत भी बिक गए और वो दूसरे के खेत में मजदूरी करने लगा। तभी एक दिन, अरे सुनना हीरा बेटा, मेरे लिए सोने का कंगन ला सकता है क्या? बिल्कुल उसी तरह जैसी मेरी पड़ोसन सुलेखा के बेटे ने दिया है। अरे माँ, उसका बेटा एक बिल्डर है और मैं एक गरीब मजदूर। मैं सोने के कंगन भला आपको कहाँ से ला कर दूंगा? नहीं नहीं नहीं, मुझे सोने के कंगन चाहिए, मतलब चाहिए। तू चाहे जहां से लेकर आ, मैं तेरी एक बात नहीं सुनने वाली। अपनी माँ की इच्छा पूरी करने के लिए हीरा दिन रात पूरे जी जान से मजदूरी करने लगा, लेकिन फिर भी वो इतने पैसे नहीं जुटा पाया कि सोने के कंगन ले सके। इसलिए मजबूरन उसे एक दुष्ट महाजन लाला के घर दस्तक देनी पड़ी। सुनिए लाला जी, आपके पास 10,000 रुपए होंगे क्या? मुझे अपनी माँ के लिए सोने का कंगन लेना है, बहुत इच्छा है उनकी। अरे 10,000 क्या, मैं तुझे 10 लाख दे दूं हीरा, लेकिन उसके लिए तुम्हें मुझे हर महीने 20% ब्याज देना पड़ेगा। बोलो, मंजूर है? हीरा खुशी खुशी लाला की शर्त मान अपनी माँ के लिए सोने के कंगन लेकर घर जाता है, जिसे देख वो बहुत खुश होती है। अरे वाह, जुग जुग जियो बेटा, बहुत सुंदर कंगन लाए हो। इसे तो मैं अपने 70वें जन्मदिन पर पहनूंगी। जिसे देख सारे गांव वाले जल भुन जाएंगे। जन्मदिन पर? लेकिन आपके जन्मदिन पर पूरे गांव का क्या काम माँ? वो तो हम तीनों आपस में भी मना सकते हैं। क्यों, तू मेरे जन्मदिन पर एक भव्य आयोजन नहीं करेगा, जैसा कि मेरी पड़ोसन सुलेखा के बेटे ने किया है? ये सुन हीरा की सिट्टी बिट्टी गुम हो गई
और वो अपनी माँ के जन्मदिन के आयोजन के लिए फिर से लाला जी के पास पहुंचा। सुनिए लाला जी, मुझे इस समय 1 लाख की बहुत जरूरत है। आप कृपया दे दीजिए, मुझे अपनी माँ के लिए जन्मदिन का आयोजन करना है। अरे 1 लाख क्या, मैं तुझे 1 करोड़ दे दूं हीरा, लेकिन इस बार तुम्हें मुझे 25% ब्याज देना पड़ेगा। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है लाला जी, आप बस मुझे पैसे दे दीजिए। लाला से ब्याज पर पैसे लेकर हीरा ने अपनी माँ के जन्मदिन पर एक भव्य उत्सव का आयोजन किया, जिसमें सारे गांव वाले आए हुए थे। लेकिन इतना करने के बाद भी गोमती कोई ना कोई कमी निकाल ही देती है और सारे आस पड़ोस में घूम घूम कर अपने बेटे और बहू की बुराई करती और उन्हें कंजूस कहती। अरे तेरा बेटा तो बहुत अच्छा है सुलेखा, उसने तो तेरे जन्मदिन पर 5 रकम की पूड़ी, 2 रकम की सब्जी, 4 रकम की दाल और मिठाई सब रखी थी। लेकिन देख मेरा बेटा, उसने कितनी कंजूसी की है। भगवान ऐसा बेटा किसी को ना दे। हीरा ने ये सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और अपने काम में जुट गया। तभी कुछ दिनों बाद गोमती ने एक और फरमाइश की। हीरा बेटा, बेटा सुनना, इस झोपड़ी में मेरा दम घुटता है। तू यहाँ ईंटों वाला एक पक्का मकान क्यों नहीं बनवा देता? माँ, इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? खेत की मजदूरी तो बस पेट भरने लायक देती है। हाँ, कैसे करूं? अरे तू लाला जी से जाकर फिर बात क्यों नहीं करता? जैसे उन्होंने इतना दिया है, पैसे और दे देंगे। उनके पास तो ढेर सारा पैसा है, वो तेरे जैसे भिखारी थोड़े है। माँ, पहले ही उनका कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है। सब कहते हैं कि वो बहुत कड़क महाजन है, कर्ज ना चुकाने पर वो बहुत मारते हैं। तू कैसा बेटा है रे, अपने बूढ़ी माँ के लिए इतना भी जोखिम नहीं उठा सकता? जा, मुझे तुझसे बात ही नहीं करनी। माँ के आंसू देखकर हीरा से रहा नहीं गया और वो मजबूर होकर लाला जी से फिर पैसे मांगने उनके घर की ओर चल पड़ा। क्या है? हैं? फिर पैसे चाहिए ना? हैं? जी हाँ लाला जी, माँ ने कहा कमरा बनवाना है। कितने चाहिए? जितना दे सके। ये लो 10 लाख रुपए। इसका ब्याज 30% महीना है। अगर समय से नहीं चुकाया तो तेरा घर मेरा हो जाएगा, समझा? तभी हीरा ने हाँ में सिर हिला दिया और अपने घर के कागज पर अंगूठा लगा लाला को दे दिया। तभी पैसे लेकर जैसे ही वो बाहर निकला, लाला के 2 लठैतों ने उसे घेर लिया। ए, सुन लिया ना हीरा, बाबूजी की बात? समय पर ब्याज लेकर आ जाना, वरना तेरी हड्डियां तोड़ देंगे। हाँ। ये देख हीरा का गला सूख गया। वो तुरंत पैसे लेकर घर लौटा, जहाँ पैसे देखकर गोमती के चेहरे पर एक मुस्कान खिल गई। अरे वाह वाह वाह, जुग जुग जियो मेरे बेटे, आखिरकार तू पैसा ले ही आया। ये हुई ना मर्दों वाली बात। जा मीरा, कल से मिस्त्री लेबर बुलाना शुरू कर। अगले ही दिन से गोमती का कमरा बनने लगा और गोमती उन्हें रोज नए नए हुक्म देती। ईंटें लाल वाली लगे, खिड़की बड़ी हो, दरवाजे पर नक्काशी हो, जिससे पैसा पानी की तरह बहने लगा। और महीना पूरा होते होते हीरा के पास ब्याज चुकाने के लिए कुछ भी ना बचा। तभी एक दिन बालाजी के आदमी आए। 1 महीना बीत गया हीरा, लेकिन तूने अभी तक लाला जी का ब्याज नहीं चुकाया। जल्दी दे, नहीं तो तेरी चमड़ी उधेड़ दूंगा। जल्दी दे।
भैया बस एक और महीना दे दो, कटने का मौसम आ रहा है, तब तक सब चुका दूंगा। लाला जी ने कहा है या तो ब्याज लेकर आ या फिर अपनी हीरा की माँ का वो सोने का कंगन लेकर आ जो उन्होंने पहनी है। इस महीने उससे ही ब्याज मान लूंगा। तभी हीरा ने अपनी माँ के पास जाकर गिड़गिड़ाना शुरू किया। माँ, कुछ पैसे हैं आपके पास तो दे दो, महाजन के आदमी धमकी दे रहे हैं। पैसे? अरे अभी तो कमरे की पुताई करानी है, नया कपड़ा सिलाना है तू कैसा बेटा है रे? अपनी माँ को पैसे देने के बजाय उनसे पैसे मांग रहा है। जाकर अपना इंतजाम खुद कर ले। माँ के धुतकारे जाने के बाद हीरा निराश होकर बाहर निकला और लाला जी के पास जाकर उनके पैरों पर गिर पड़ा। लेकिन लाला जी ने उसकी एक ना सुनी और सारे औजार उससे जब्त कर लिए। जा हीरा, मैं तुझे सिर्फ 1 महीने की मोहलत दे रहा हूँ। अगर तूने इस 1 महीने में मेरा सारा पैसा या उसका ब्याज नहीं दिया तो मैं तेरा घर भी जब्त कर लूंगा, समझा? किसी तरह 1 महीने की मोहलत पाकर हीरा ने चैन की सांस ली। दूसरी तरफ गोमती का कमरा बनकर तैयार हो गया और वो हर किसी को अपने नए कमरे दिखाती फिरती। देखा, मेरे बेटे ने कैसा हवादार कमरा बनवाया है मेरे लिए। बस अब इसमें एक पलंग और एक अलमारी आ जाए तो मजा आ जाएगा। गोमती ने जैसे ही हीरा को अपनी नई फरमाइश बताई, उसने कुछ दिन का समय मांगा। ये सुनते ही गोमती के गुस्से की सीमा न रही और वो सारे गांव वालों के सामने ही हीरा के ऊपर चीखने चिल्लाने लगी। अरे देखा गांव वालों, मेरा हीरा कितना बड़ा कुपुत्र है। अपनी माँ की एक साधारण सी अलमारी और पलंग की इच्छा भी पूरा नहीं कर सकता, और ये बहू, इसका तो पूछो ही मत। मुझे अच्छा सा खाना बनाकर भी नहीं खिला सकती। हीरा द्वारा इतना करने पर भी गोमती उसकी बुराई करने से बाज नहीं आई, तो उसके सब्र का बांध टूट पड़ा और उसने जीवन में पहली बार गोमती से गुस्से से बात की। बस माँ, बस, मैं तुम्हारी फरमाइशें पूरी करते करते थक गया हूँ। तुम्हें बैठे बैठे सब मिल जाता है, इसलिए उसकी कद्र नहीं करती। जब खुद कमाने जाओगी तो पता चलेगा, एक एक कौड़ी कमाने में कितना खून पसीना बहाना पड़ता है। ये बात गोमती के दिल पर लग जाती है और वो गुस्से से आग बबूला होकर बोलती है। क्या बोला तू? मुझे बैठे बैठे सब मिल जाता है? ठीक है, जा, मत कर तू मेरे लिए कुछ। अब से मैं खुद ही अपना खर्चा चला लूंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए। हाँ। तभी गोमती तुरंत अपना सामान बांधकर घर छोड़कर चली जाती है और उसके पास जितने भी पैसे थे उससे पकौड़े की दुकान खोलती है और टोकरी सर पर रखकर घर घर घूमकर बेचने निकल पड़ती है। पकौड़े ले लो, पकौड़े, गर्मा गर्म कुरकुरे पकौड़े, स्वाद ऐसा कि देवता भी तरस जाए। एक बार आप लोग गोमती के पकौड़े जरूर खाए। तभी अच्छे स्वाद के कारण गोमती की दुकान चल पड़ती है और गांव वाले उसे हाथों हाथ खरीद लेते हैं। आहा भैया, अम्मा, अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट पकोड़े हैं भाई, 1 प्लेट और दे दो ना। धीरे धीरे गोमती के पकौड़ों की ख्याति सारे गांव में फैल गई और वो अमीर होने लगी और एक छोटा सा घर लेकर खाना बनाने के लिए एक नौकरानी रखकर रहने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हीरा ने गांव वाले और एक दुष्ट महाजन से जो कर्जा लिया था उसे चुका ही नहीं पा रहा था, जिससे वो सभी आए दिन हीरा को डराते धमकाते रहते
और कई बार खूब उसकी पिटाई भी करते। हीरा, आज तेरी आखिरी तारीख है, या तो पैसे दे या अपनी झोपड़ी खाली कर। भैया बस 1 महीने और दे दो, अब फसल कटनी है। फसल? अरे तेरी फसल तो हमें ही गिरवी रखनी है। लाला जी ने कहा है अगर कल तक पैसे नहीं दिए तो हीरा की लुगाई को हमारे घर काम करने भेज देना, समझा? नहीं नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं अपने पति के साथ ही रहूंगी, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए। तभी लाला के दोनों लठैत हीरा के घर के अंदर घुस गए और तोड़ फोड़ करने लगे और हीरा की पिटाई करने लगे, जिससे हीरा जमीन पर लहूलुहान होकर गिर पड़ा और उन्होंने उसे उठाकर लाला के कदमों पर पटक दिया। अरे कैसे चुकाएगा रे, बोल? औजार तेरे पास है नहीं मजदूरी करने के लिए, और घर जो मैं आज हड़प ही लूंगा, तो तेरे पास बचा क्या साले? हैं बाबा जी का ठुल्लू? उसकी चिंता मत कीजिए लाला जी, मैं आपको कहीं से भी पैसे लाकर दे दूंगा, ये मेरा वादा है। तभी लाला जी ने 1 हफ्ते मोहलत के बदले में हीरा का सारा घर हड़प कर उसे बेदखल कर दिया और वो अब अपनी पत्नी के साथ फुटपाथ पर भूखा प्यासा रहने लगा। हम क्या करेंगे जी, हमारे पास तो खाने तक के पैसे नहीं है, सर ढकने को एक छत था, आज वो भी चला गया। तभी एक दिन हीरा को एक तरकीब सूझी और वो अपना कर्ज चुकाने के लिए चोरी करने की सोचता है और मीरा को बिना बताए एक अंधेरी रात अपना मुंह ढककर एक घर के पास जाकर खड़ा हो जाता है। चल हीरा, इस घर के अंदर घुस मोती चुराना चालू कर दे। हे भगवान, कहाँ कल तक मैं मजदूरी कर कर सबका घर बसाता था, आज उजाड़ रहा हूँ। तेरी लीला अपरंपार है प्रभु। लेकिन इस काम में अनुभव न होने के कारण ये काम हीरा अच्छे से नहीं कर पाता और पीछे के दरवाजे से जाने के बजाय आगे के दरवाजे से चला जाता है, जहाँ एक कुत्ता उस पर भौंकने लगता है। अरे अरे चुप कर भाई, क्यों मेरी पोल खोलने पर लगा हुआ है? अरे चुप कर। तभी मकान मालिक जाग जाता है और चिल्लाने लगता है। अरे भैया कौन है बे, हैं जो मेरे घर में घुस रहा है? चोर! अरे चोर भाई, चोर घुस गया, बचाओ रे! अरे चोर! मकान मालिक की आवाज सुन सभी आस पड़ोस के लोग जाग जाते हैं और हीरा की खूब पिटाई करते हैं। हीरा जैसे तैसे अपना मुंह छिपाकर पूरी तरह घायल होकर वहां से भाग जाता है। क्या हुआ जी, आप फिर से घायल कैसे हो गए? क्या लाला के आदमियों ने आपको फिर से पीटा है? नहीं, लाला जी के आदमी ने नहीं पीटा है। फिर किसने पीटा है? वो चोरी। मेरा मतलब है लाला जी के 1 हफ्ते बाकी होने में सिर्फ 2 दिन बचे हैं। यही सोच सोच मेरा रास्ते पर ध्यान नहीं था और मैं एक गड्ढे में गिरकर घायल हो गया। तभी कुछ दिन बाद धीरे धीरे गांव में कानाफूसी होने लगी कि आजकल उनके घर में चोरी बहुत हो रही है। कभी किसी के कपड़े, तो कभी पैसों की, तो कभी कोई कीमती सामान की, तो कभी सोने चांदी और गहनों की। अरे हाय, मैं लौट गया, अरे बर्बाद हो गया रे भाइयों। सालों की मेहनत से अपनी लुगाई के लिए खरीदा हुआ मेरा सारा गहना किसी चोर ने चुरा लिया रे। अरे क्या हो गया रे? सभी गांव वाले अपना दुखड़ा मुखिया को सुनाते हैं, जिसे सुन वो सकते में पड़ जाता है। कौन है वो दुष्ट चोर जो हमारे खुशहाल गांव को बर्बाद करना चाहता है? जरूर ये सब उसी चोर का काम है मुखिया जी, जो उस रात मेरे घर पर आया था। उस दिन तो मेरी टामी ने मुझे बचा लिया, नहीं तो आज मैं भी सभी लोगों की तरह रो रहा होता। तभी एक दिन
सारे गांव में अफरा तफरी मच जाती है, क्योंकि गांव के एक मशहूर व्यापारी सोना सिंह का बच्चा चोरी हो गया था और वो गुस्से से आग बबूला होकर दिन रात चोर की तलाश कर रहा था। अरे मुखिया जी, अब तो उस चोर ने हद पार कर दी। सोना चांदी चुराते चुराते बच्चा चोरी पर उतर आया है वो। अरे उसे तो मैं नहीं छोड़ूंगा। अरे मार डालूंगा साले को। दूसरी तरफ रात होते ही हीरा जैसे ही फिर से चोरी करने एक मकान में घुसता है, वो उसमें सफल हो जाता है और एक सोने का गहना लेकर चहकते हुए मकान से बाहर निकलने लगता है। शाबाश हीरा, आखिरकार तो इस काम में सफल हो ही गया। ये चोरी चकारी तो दुनिया का सबसे अच्छा काम है। एक पल में ही आपको लाखों का मुनाफा हो जाता है। इन गहने को बेच कर तो मैं लाला जी का सारा कर्ज चुका दूंगा। तभी अंधेरी रात में बच्चा चोर को तलाश रहे सोना सिंह की नजर हीरा पर पड़ जाती है और वो समझ जाता है कि जरूर इसी हीरा ने मेरे बेटे को चुराया है। उधर हीरा सोना सिंह को देखते ही भागने लगता है। ए रुक जा, ए! अरे कहाँ भागता है? दुष्ट कहीं के, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे को चुराने की? अभी तुझे मैं सबक सिखाता हूँ, रुक जा। तभी सोना सिंह हीरा को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करता है और सुबह होते ही उसे पंचायत के सामने पेश करता है, जहाँ सभी गांव वाले उसे बहुत बुरा भला कहते हैं। राम राम राम, मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ये हिरवा इतना बड़ा चोर निकलेगा भाई। मैं तो इसे अब तक एक ईमानदार मजदूर समझता था। सही कहा भाई। जब इसने अपनी बूढ़ी माँ के लिए भव्य जन्मदिन का आयोजन किया था, अपना पक्का मकान बनवाया था, तभी मैं समझ गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है भाई। तभी मुखिया गरजते हुए बोलता है। बोल हीरा, तूने सोना सिंह के बच्चे को क्यों चुराया? अभी वो कहाँ है? सही सलामत है ना कि कहीं तूने उसे मार तो नहीं दिया? हाँ? अब मैंने किसी का बच्चा नहीं चुराया मुखिया जी। मैं भगवान की कसम खाकर कहता हूँ, आप लोगों को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। लेकिन रंगे हाथों पकड़े जाने के कारण कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं करता। तभी सोना सिंह हीरा को पीटते हुए बोलता है। अबे सच सच बोल दे हीरा कि मेरा बेटा कहाँ है, नहीं तो मैं तुझे इतना मारूंगा कि तू मुझसे मौत की भीख मांगेगा। लेकिन हीरा अपनी बात पर अड़ा रहता है कि तभी पंचायत द्वारा उसे सोना सिंह के बच्चा मिलने तक पेड़ से बंधे रहने की सजा सुनाई जाती है और उसकी पत्नी मीरा को उसके घर में नजर बंद कर दिया जाता है। अरे अरे, आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे पेड़ से क्यों बांध रहे हैं? मैं बेगुनाह हूँ, कैसे समझाऊं भाई? मैंने कुछ नहीं किया है, कम से कम मेरी मीरा को तो बख्श दो। इस सजा के बाद हीरा दिन रात भूखा प्यासा पेड़ से बंधा रहता और ठंड से ठिठुरता रहता। तभी एक रात उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, जो अपना मुंह छुपाए एक बच्चे को लेकर चुपके से एक कसाई को सौंप रही थी। ये लो करीम भाई, तुम्हारा काम पूरा हो गया। लाओ मेरे बाकी के 50,000 लाओ। बहुत हुआ गोमती, तुम ऐसे ही घर घर घूम पकोड़े बेचने के बहाने लोगों का सामान चोरी जारी रखो। जैसे ही सोना सिंह को ब्लैकमेल कर मैं उससे पैसे ले लूं, तुम अगली बार उस महाजन लाला के बच्चे को चुराना, ठीक है? गोमती इसके लिए बड़े उत्साह से तैयार हो जाती है और वो पैसे लेकर हंसी खुशी जैसे ही वहाँ से जाने वाली होती है, उसकी नजर पेड़ पर बंधे अपने बेटे हीरा पर पड़ती है, जिसे देख उसकी सिट्टी बिट्टी गुम हो जाती है। माँ, तुमने ये क्या किया? इतना बड़ा अपराध! ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकता था
कि मेरी माँ इतनी बड़ी लालची निकलेगी। तूने ही तो कहा था ना, जाकर पैसे कमाओ। मैं वही कर रही हूँ, वो भी तुझसे ज्यादा। ये देख, मेरे पास इतने सारे पैसे हैं और तू है कि आज भी 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रहा है। इतना कहकर गोमती पैसे लेकर तेज कदमों से वहां से चली गई। गोमती के इस रूप ने तो हीरा को बुरी तरह से तोड़ दिया था। अगले दिन फिर से पंचायत बैठती है और सोना सिंह अपनी आप बीती सुनाता है। मुखिया जी, अरे कल रात मुझे एक फोन आया। एक आदमी ने कहा कि अगर मैंने उसे 2 लाख रुपए नहीं दिए तो वो मेरे बेटे को मार देगा। ये सुन सभी गांव वाले उसे हीरा का आदमी समझते हैं और उससे उसके बारे में पूछते हैं। बोल हीरा, वो आदमी कौन था जो तेरे कहने पर कल सोना सिंह से 2 लाख रुपए फिरौती मांग रहा था? मैं कुछ नहीं जानता मुखिया जी। मैंने न तो बच्चा चुराया है, न ही किसी को फोन किया है। ये सुन गांव वालों के सब्र का बांध टूट जाता है और वो सभी हीरा को फांसी देने को कहते हैं। मुखिया जी, ये दुष्ट हीरा ऐसे नहीं मानने वाला। इसे आप फांसी की सजा सुनाइए, तभी इसकी अक्ल ठिकाने आएगी। तुम सही कहते हो सोना सिंह। अगर सभी पंचों का यही निर्णय है तो सुनो, एक काम करो, अभी इस पेड़ पर फांसी का फंदा लटकाओ और इस बच्चा चोर हीरा को उस पर लटका दो। तभी भीड़ उत्तेजित हो उठी और लोग हीरा को फांसी देने उसकी ओर बढ़ने लगे। तभी एक तेज आवाज गूंजी, रुको, सब रुक जाओ, मेरे पतिदेव निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष। सभी ने मुड़कर देखा, मीरा हाथ में एक पुरानी साड़ी का बंडल लिए खड़ी थी। उसके पीछे गोमती थी। गोमती का सिर झुका हुआ था, चेहरा शर्म से लाल था। मुखिया जी, सोना सिंह के बच्चे को हीरा जी ने नहीं चुराया, असली चोर ये है, इनकी माँ गोमती। क्या बकवास कर रही है मीरा? अपने इस चोर पति को बचाने के लिए तू अपनी सास पर झूठा आरोप लगा रही है। ये बेचारी बुढ़िया तो घर घर घूम पकौड़े बेचती है और ईमानदारी से रहती है। हाँ, पकौड़े बेचने का बहाना करके ये घर घर जाती थी और चोरियां करती थी। मुखिया जी, कल रात मैंने खिड़की से देखा, इन्होंने एक कसाई को सोना सिंह के बच्चे को सौंपा था, पैसे लिए और ये भी कहा कि अगली बार किसी और के बच्चे को चुराएंगे। गोमती ने सिर उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चुप थी। गोमती, क्या ये सच है? गोमती ने अपना सिर और नीचा कर लिया। तभी हीरा की आवाज गूंजी, नहीं मुखिया जी, मीरा झूठ बोल रही है। मैंने ही बच्चा चुराया है, मैं ही वो चोर हूँ। वो बेचारी तो मुझे बचाने के लिए मेरी माँ को गुनाहगार साबित कर रही है। मैंने ही सोना सिंह के बच्चे को चुराया है। ये सुन बूढ़ी गोमती के आश्चर्य का ठिकाना ही नहीं रहता। उसे बचाने के लिए हीरा ने सारा इल्जाम अपने सिर पर ले लिया था। तभी बूढ़ी गोमती को भी अपनी गलती का एहसास होता है और वो हीरा और सारे गांव वालों से माफी मांगती है। नहीं, मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। असली गुनहगार तो मैं हूँ। मैंने ही सब कुछ किया है। मैं अपनी हर इच्छा पूरी करने के लिए और खूब ढेर सारे पैसे कमाने के लिए लोगों के घर में जब भी पकौड़े बेचने जाती तो मौका देखकर उनका सामान चुराकर अपनी टोकरी में डाल दिया करती थी। इस तरह एक दिन मेरा लालच इतना बढ़ गया कि एक साथ लाखों कमाने के लिए मैंने एक कसाई के कहने पर सोना सिंह का बच्चा चुरा लिया। ये सुन सभी दंग रह गए। किसी को विश्वास ही नहीं था कि साधारण सी पकौड़े वाली बुढ़िया इतनी लालची निकलेगी।
मुझे माफ कर दो सोना सिंह, तुम्हारा बेटा सुरक्षित है। मैं उसे वापस दिला दूंगी। कहाँ है मेरा बेटा, अभी बताओ। करीम के पास है, मैं उसे बुला लाती हूँ। वो मेरा इंतजार कर रहा होगा। तभी गोमती धोखे से उस कसाई को सोना सिंह के बच्चे के साथ बुला उसे भी पकड़वा देती है और पंचायत से कहती है, मुझे जो सजा देनी है दे दो गाँव वालों, लेकिन मेरे बेटे को माफ कर दो, उसने कुछ नहीं किया। तभी सभी गांव वाले बेगुनाह हीरा से माफी मांगते हैं, जिस पर उन्होंने बहुत ज्यादा अत्याचार किया था, और बदले में उसे कुछ मांगने को कहते हैं। हीरा इनाम स्वरूप अपनी माँ गोमती को सजा न देने को कहता है। माँ बेटे का ये प्यार देख